विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मयूर नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से संचालित ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस पर। विद्यार्थियों, प्रतिरक्षा और रक्त समूह पाठ के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है वो है रक्त समूह। रक्त समूह या रक्त का वर्गीकरण। संसार में जितने भी पुरुष है, व्यक्ति है, इन सभी के रक्त को मुख्य रूप से 4 अलग अलग कैटेगरीज में, भागों में बांटा जाता है। तो रक्त समूह का जो वर्गीकरण है ये सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया। कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने सबसे पहले रक्त समूह का वर्गीकरण किया। तो इन्होंने जो रक्त समूह का जो वर्गीकरण किया था, इसका इन्होंने मुख्य आधार माना था कि जो रक्त में लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती है, रेड ब्लड कार्पल्स जो पाई जाती है, इस लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर एक प्रतिजन उपस्थित होता है। इस प्रतिजन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर निर्धारण होता है मानव रक्त समूह का। तो मानव रक्त समूह का जो निर्धारण किया जाता है वह निर्धारण होता है RBC की सतह पर प्रतिजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर रक्त समूह का वर्गीकरण किया जाता है। तो रक्त समूह का जो वर्गीकरण है इसका मुख्य आधार माना गया है कि RBC की सतह पर जो प्रतिजन है उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर रक्त समूह का वर्गीकरण किया जाता है। इस प्रतिजन का जो निर्माण है, यह प्रतिजन बना होता है प्रोटीन का, इसी तरह से ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड, पॉलीसैकेराइड, इत्यादि का यह बना होता है। इनका जो निर्धारण होता है यह आनुवंशिक होता है, अर्थात इस प्रतिजन की वंशागति होती है और यह वंशागति हमेशा एक जीन के द्वारा निर्धारित होती है। इसकी वंशागति का निर्धारण जीन के द्वारा किया जाता है। इसकी वंशागति का निर्धारण जीन के द्वारा होता है। अब बात करते हैं कि यदि RBC की सतह पर जो प्रतिजन पाया जाता है तो इस प्रतिजन के आधार पर मानव रक्त समूह को हम ABO रक्त समूह कहते हैं। ABO प्रकार का मानव रक्त समूह होता है। अब ABO रक्त समूह किस प्रकार से? तो ABO का अर्थ यह होगा कि यदि मानव रक्त में RBC की सतह पर प्रतिजन A पाया जाता है तो उस व्यक्ति का रक्त समूह A कहलाता है। इसी तरह से मानव रक्त समूह पर प्रतिजन B पाया जाता है तो उसका रक्त समूह B कहलाता है। यदि RBC की सतह पर प्रतिजन A और B दोनों ही उपस्थित है, दोनों ही पाए जाते हैं तो उस रक्त समूह को हम AB कहते हैं। और इसी तरह से RBC की सतह पर यदि कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता तो उस रक्त समूह को O रक्त समूह कहते हैं। तो RBC की सतह पर प्रतिजन पाया जाता है और जो रक्त प्लाज्मा है वह प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। तो हम देखें इसका एक चार्ट कि किस प्रकार से RBC की सतह पर प्रतिजन और रक्त प्लाज्मा में प्रतिरक्षी उपस्थित होती है। तो सबसे पहले रक्त समूह। अब जो रक्त समूह A होगा उसमें क्या होगा? RBC की सतह पर प्रतिजन
की उपस्थिति। ए रक्त समूह की आरबीसी की सतह पर प्रतिजन ए पाया जाएगा। इसी तरह से रक्त प्लाज्मा में प्रतिरक्षी, तो रक्त प्लाज्मा में जो यहाँ प्रतिरक्षी होगी वह बी प्रकार की होगी। दोनों समान नहीं हो सकती। यदि दोनों समान होती है तो क्या होगा कि लाल रक्त कणिकाओं का अपघटन हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरक्षी प्रतिजन को पहचान कर उसे नष्ट करने का कार्य करती है। इसलिए यहाँ प्रतिजन ए है तो प्रतिरक्षी बी प्रकार की होगी। इसी तरह से रक्त समूह जो बी है उसमें प्रतिजन जो होगा वो बी प्रकार का होगा, तथा रक्त प्लाज्मा में जो प्रतिरक्षी होगी वह ए प्रकार की। इसी तरह से रक्त समूह ए बी जो रक्त समूह होगा उसमें प्रतिजन ए और बी दोनों ही पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रतिरक्षी नहीं पाई जाती। यहाँ पर प्रतिरक्षी का अभाव होता है। इस कारण ए बी रक्त समूह एक ऐसा रक्त समूह है जो किसी भी वर्ग के रक्त को आधान कर सकता है, इसमें रक्त को वह ले सकता है। इसलिए हम इसे कहते हैं सार्वत्रिक ग्राही समूह यह कहलाता है। एक और आता है ओ रक्त समूह। ओ रक्त समूह वह रक्त समूह होगा जिसमें आरबीसी की सतह पर कोई प्रतिजन नहीं पाई जाती, लेकिन यहाँ पर रक्त समूह में प्रतिरक्षी ए और बी दोनों प्रकार की पाई जाती है। इस कारण इसको हम कहते हैं सार्वत्रिक दाता। यह रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है। तो इस तरह से अब बात करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति है जिसका रक्त समूह ए है, अब उस ए रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता है। शरीर के अंदर अत्यधिक कमजोरी आ गई या कोई दुर्घटना हो गई या शल्य क्रिया के समय रक्त की शरीर में कमी हो गई तो उसको रक्त की आवश्यकता है, और उसको यदि बी रक्त समूह का रक्त आदान किया जाता है, उस व्यक्ति के शरीर में स्थानांतरण किया जाए तो क्या होगा, तो ये होगा कि जैसे ही बी रक्त जो है वह ए में पहुंचे, ए रक्त वाले व्यक्ति के शरीर में हो, जैसे ही रक्त पहुंचता है तो जो प्रतिजन और प्रतिरक्षी है ये दोनों आपस में क्रिया करेगी, और क्रिया करने से जो लाल रक्त कणिकाएं हैं इनका समूहन हो जाता है। समूहन विधि के द्वारा लाल रक्त कणिकाएं अपघटित हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और जिसके कारण उस व्यक्ति के शरीर के अंदर एक बिलीरुबिन नामक एक पदार्थ बनता है। यह पदार्थ बनता है रक्त कणिकाओं के अपघटन से, जिससे उस व्यक्ति के जो प्रमुख अंग है जैसे कि यकृत और प्लीहा इनको क्षति पहुंचती है, और जो वृक्क है वह विफल हो जाते हैं, और जिसके कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो समान प्रतिजन और प्रतिरक्षी होने से इनके मध्य आपस में क्रिया होगी, और क्रिया होने से उस व्यक्ति का रक्त समूहन विधि द्वारा कह सकते हैं कि इनकी मौत हो जाती है आगे। तो ये होता है। तो इसलिए जब कभी भी रक्त समूह को जांच कर ही आगे रक्त का आदान किया जाता है, रक्त समूह का पहचान होने के बाद ही किसी व्यक्ति में रक्तादान की प्रक्रिया हो सकती है। कार्ल लैंडस्टीनर ने कुछ समय बाद एक और बात बताई कि यदि समान रक्त समूह वाले व्यक्ति में भी जब रक्त का आदान किया जाता है तो भी उस समय कुछ समस्या आ जाती है, तो भी उसकी मौत हो जाती है। तो इसकी मौत का उसने कारण बताया कि आरबीसी की सतह पर यहाँ ए बी प्रतिजन के अलावा एक और प्रतिजन पाया जाता है। इस प्रतिजन की जो खोज है यह खोज मकाका रीसस नामक बंदर में की गई थी। मकाका रीसस नामक बंदर में इसकी खोज की गई, इसलिए इस प्रतिरक्षी को RH प्रतिरक्षी कहते हैं, RH कारक कहते हैं। अभी जो RH कारक होता है यह 417 अमीनो अम्ल की श्रृंखला होती है। इसमें जो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है, इस भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 417 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं।
तो RH जो कारक होता है ये दो प्रकार का है। यदि RH कारक आरबीसी की सतह पर पाया जाता है तो उस रक्त समूह को हम धनात्मक रक्त समूह कहेंगे। यदि RH कारक आरबीसी की सतह पर नहीं पाया जाता तो उस रक्त समूह को हम ऋणात्मक रक्त समूह कहते हैं। इस संसार में 85% जो व्यक्ति है, 85% व्यक्ति वह RH धनात्मक होते हैं, जबकि 15% जो व्यक्ति है वह RH ऋणात्मक होते हैं। तो RH जो कारक होता है इसका जब हम आगे वर्गीकरण करें तो उससे पहले देखें तो यहाँ पर जैसे A रक्त समूह, तो A रक्त समूह को हम आगे RH कारक के आधार पर दो भागों में बांट देंगे। पहला होगा RH पॉजिटिव और दूसरा हो जाएगा RH नेगेटिव। B जो होगा रक्त समूह इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, इसमें B पॉजिटिव तथा B नेगेटिव। इसी तरह से जो AB होगा इसको भी हम आगे दो भागों में बांट सकते हैं, AB पॉजिटिव तथा AB नेगेटिव। इसी तरह से जो O रक्त समूह है इसका भी वर्गीकरण हम पॉजिटिव तथा नेगेटिव के रूप में करते हैं। तो संसार में RH पॉजिटिव की मात्रा 85% है तथा RH नेगेटिव की मात्रा यह पाई जाती है 15%। अब बात करें आगे कि जो ये RH कारक है, RH कारक का जो वर्गीकरण करते हैं तो RH कारक को मुख्य रूप से बांटते हैं 5 भागों में। RH कारक सबसे पहले जैसे कि RHD, RHE, RH स्मॉल e, RH कैपिटल C, RH स्मॉल c। RH जो D होता है यह 85% के करीब होता है। E जो होता है यह 30% होता है। स्मॉल e होता है 78%, कैपिटल C 80% और जो स्मॉल c है वह 80% होता है। यह RH कारक का वर्गीकरण। इसमें से जो सबसे जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है RHD। ये सर्वाधिक प्रतिजन रक्षी होता है, सर्वाधिक यह प्रतिजन रक्षी कहलाता है। RHD को सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है, यह सर्वाधिक प्रतिजन रक्षी माना जाता है। तो छात्रों आज की इस वीडियो में हमने रक्त समूह का वर्गीकरण समझा, इसको हम संक्षेप में एक बार पुनः दोहरा लेते हैं। तो रक्त समूह का जो वर्गीकरण है यह कॉर्ड स्टिनर के द्वारा किया गया था और रक्त समूह का जो वर्गीकरण है इसको निर्धारित किया जाता है, इसको मापने का जो आधार है वो है आरबीसी की सतह पर प्रतिजन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति। तो प्रतिजन की उपस्थिति है तो रक्त समूह जो होगा वह किस प्रकार का होगा, तो प्रतिजन यह एक जीन के द्वारा निर्धारित होता है। यदि आरबीसी की सतह पर प्रतिजन ए है तो रक्त समूह ए होगा, यदि प्रतिजन बी है तो रक्त समूह बी होगा, यदि प्रतिजन ए और बी दोनों ही हैं तो रक्त समूह को हम ए बी कहेंगे, और यदि प्रतिजन नहीं पाया जाता तो इसे हम ओ कहते हैं। तो ओ जो रक्त समूह है यह अप्रभावी समयुग्मजी जीन का परिणाम होता है जिसके द्वारा ओ रक्त समूह उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से कॉर्ड स्टिनर ने कुछ सालों के बाद में एक और प्रतिजन को खोजा, वो प्रतिजन था RH कारक। इसको मकाका रिसस नामक बंदर से खोजा गया। यह RH कारक मानव में भी पाया जाता है। यह आरबीसी की सतह पर पाया जाने वाला कारक यदि पाया जाता है, यदि आरबीसी की सतह पर RH कारक उपस्थित है तो उस रक्त समूह को हम धनात्मक, और यदि RH कारक नहीं पाया जाता तो उस रक्त समूह को हम ऋणात्मक रक्त समूह कहते हैं। तो रक्त समूह, रक्त का जो वर्गीकरण है यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति में रक्त का स्थानांतरण किया जाता है, आदान किया जाता है, तो रक्त समूह का मिलान करना अति आवश्यक है। यदि मिलान नहीं होता है तो जो ग्राह्य जिसके शरीर में दूसरे व्यक्ति का रक्त प्रवेश कर रहा है तो उस व्यक्ति के शरीर में प्रतिजन और दूसरे व्यक्ति की जो प्रतिरक्षी है वो आपस में क्रिया करेगी। प्रतिजन और प्रतिरक्षी की आपस में क्रिया होने से उस व्यक्ति के शरीर में रक्त समूह द्वारा उसके रक्त का अपघटन हो जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तो इसलिए जब कभी भी रक्तादान किया जाता है, व्यक्ति से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब रक्त का आदान किया जाता है तो रक्त समूह की जांच करना अति आवश्यक होता है। धन्यवाद।